एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे तेंगस क्लैन को देखते हैं। रिमरू बता रहा होता है कि तेंगस का नाम सुन के रिमरू ने कुछ ऐसे लोगों को इमेजिन करा था, लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा कि इनका नाम जो है दो चीजों पे मिलके बना है। पहला है हेवन और दूसरा है वुल्फ्स। इसके हिसाब से ये तेंगस एंजल्स और वुल्फ के यहाँ पे ब्लड लाइन से बनते हैं। लेकिन उसी टाइम राफेल वहाँ पे आती है और कहती है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक डिफरेंस है। एक्चुअली में ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कुछ एंजल्स यहाँ पे वुल्फ्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनको ही तेंगस कहते हैं। रिमरू यहाँ पे राफेल से पूछता है तो फिर क्या मतलब ये लोग एक तेंगस रेस है? इस पे राफेल कहती है कि ऐसा भी नहीं है, एक्चुअली में ये लोग रंग की रेस की तरह है। इसका मतलब है कि अगर एक एंजल एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो एक तेंगस बन गई, जिसके बाद वो अपने यहाँ पे मेंबर्स को जन्म दे सकती है, जस्ट लाइक यहाँ पे रंग के रूप में होता है। रिमरू हमें ये भी बताता है कि इस टाइम यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जिसको, वो सबसे ओल्डेस्ट तेंगस की यंगेस्ट बेटी है और वो पावरफुल भी है। जिसके बाद ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि इसका नाम मोमिजी है। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब रिमरू हमें एक फ्लैशबैक याद दिलाता है जो कि कुशा माउंटेन्स का होता है, जहाँ पे ये तेंगस रहते हैं। एक्चुअली रिमरू ने हिनाता के साथ सारी बातें खत्म होने के बाद बेनीमारू, एल्विस और बाकी बंदों को इस जगह पे भेजा था ताकि वो लोग इनसे परमिशन ले सके कि रिमरू के यहाँ पे जगह से लेकर सोसियस डायनेस्टी जो कि थाईलैंड है वहाँ तक एक हाईवे बनाया जा सके। फिलहाल जब बेनीमारू यहाँ पे आता है तो उसको यहाँ पे एक एंट्रेंस दिखती है जो कि एक बैरियर से बंधी होती है। एल्विस बताती है तो जैसा मैंने सुना था ये सच है, ये जगह सच में एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। फिलहाल तभी एक बंदा जो कि ऊपर छुपा होता है वो इनसे वही उनको रोकने के लिए कहता है। वो नीचे आता और कहता है कि इसके आगे हिडन विलेज है और मैं तुम लोग को बिना वजह बताए आगे जाने की परमिशन नहीं दे सकता। जिसपे बेनीमारू एक्सप्लेन करता है कि वो लोग डीमल और रिमरू के बिहाफ पे यहाँ पे आए हैं यहाँ के लीडर से बात करने के लिए। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि आप में से दो लोग मेरे साथ चल सकते हैं, और वो यहाँ पे एल्विस और बेनीमारू के साथ उस यहाँ पे फॉग में चला जाता है। उस फॉग में कुछ टाइम तक चलने के बाद ये लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल से विलेज में आ जाते हैं। इसको देख के एल्विस कहती है कि जगह तो एक अलग ही डायमेंशन में बनाई गई है। जिसपे ये बंदा बोलता है तुमने बिल्कुल सही गेस करा। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल हाउस देखते हैं जिसके अंदर एक साइड मोमिजी बैठी होती है अपने बंदों के साथ और एक साइड बेनीमारू और एल्विस होते हैं। मोमिजी यहाँ पे बेनीमारू से कहती है तो मैसेंजर्स तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग हमारे लैंड को हड़पने के लिए आए हो यहाँ पे? सच सच बताना। इसपे बेनीमारू कहता है हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, बस हम आपको यहाँ पे परमिशन मांगने आए हैं कि क्या हम लोग आपके माउंटेन को यहाँ पे पास कर सकते हैं, और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम लोग आपके माउंटेन में एक टनल को भी डिग कर सकते हैं। मोमिजी कहती है अगर तुम लोग हमारे लैंड को हड़पने नहीं आए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग यहाँ से गुजर सकते हो, लेकिन हाँ तुमने वो टनल की बात क्या करी, आखिर ये क्या चीज है? इसपे बेनीमारू बताता है एक्चुअली में उसको भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसे पता है इसका मतलब यहाँ पे माउंटेन में एक होल डिग करना है। अब इसको सुन के मोमिजी कहती है क्या कहा? माउंटेन में एक होल डिग करना? ये तो बहुत ही बुरा होगा। इसपे बेनीमारू कहते हैं ये नेसेसरी नहीं है और ये एक बैकअप प्लान था, अगर आपको इससे दिक्कत है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पार चले जाएंगे। फिलहाल जिसमें यहाँ पे मोमिजी रिप्लाई करती है कि अगर तुम लोग को हमारे माउंटेन से कोई दिक्कत नहीं है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है तो तुम लोग यहाँ पे पार जा सकते हो। इनफैक्ट तुम अपने साथ ये जो 3 बीस्ट कीपर में से एक बदबूदार स्नेक को लेके आए हो उसको भी मैं नजरअंदाज कर दूंगी, लेकिन हाँ अगर तुम लोग हमारे खिलाफ कुछ भी यहाँ पे गलत ख्याल लाते हो तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिलहाल यहाँ पे एल्विस कहती है कि क्या तुम्हारा बदबूदार स्नेक से मतलब तुम मेरे को यहाँ पे रेफर कर रही थी? बेनीमारू यहाँ पे एल्विस से कहता भी है कि शांत हो जाओ, हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं। लेकिन एल्विस एक बार में ही अपनी यूनिक टेक्निक को यूज करती है जिससे वो लोगों को स्टैट्स को जान सकती है, लेकिन जैसे ही वो मोमिजी पे पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मोमिजी बता रही होती है कि मैं इस माउंटेन के एल्डेस्ट इंसान की बेटी हूँ, मेरे पे ये बेकार चीजें काम नहीं करती। जिसके बाद वो यहाँ पे एल्विस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। एल्विस उसको अपने यहाँ पे उस बड़े हथियार से यहाँ पे ब्लॉक करती है, लेकिन देखते ही देखते मोमिजी उसको यहाँ पे दूर पटक देती है और वो बाहर आके कहती है क्या इतना करना काफी होगा या फिर तुम्हें अभी भी मजा चखाना है? इस पे एल्विस कहती है कि माफ करना, लेकिन हम यहाँ पे बात करने आए थे और इसलिए मैं अपनी असली पावर को यूज नहीं कर रही, मेरे को मजबूर मत करो। फिलहाल बेनीमारू यहाँ पे चुपचाप चाय पी रहा होता है और कह रहा होता है इनका कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल तभी मोमिजी यहाँ पे गुस्से के साथ इसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ती है। इन दोनों की आंखों में गुस्सा दिख रहा था और देख के लग रहा था कि इन दोनों को ही चोट आ सकती है, लेकिन सही टाइम पे आके बेनीमारू इन दोनों को ही बीच में ही रोक देता है। बेनीमारू यहाँ पे मोमिजी से कहता है हमने जो सत्य कहा है उसके लिए हमें माफ करिएगा, लेकिन मैं अपने पार्टनर को इतनी आसानी से मरते हुए नहीं देख सकता। इसमें पे एल्विस कहती है कि आपको सच में लगता है कि ये मुझे मार सकती थी और मैं इसके अटैक को यहाँ पे झेल नहीं पाती? जिससे बेनीमारू कहता है हाँ बिल्कुल, अगर ये अटैक तुमको लगा होता तो तुम अभी यहाँ पे आधे में स्लाइस हो चुकी होती। इस पे मोमिजी कहती है कि उसने काफी ज्यादा अपनी पावर को होल्ड बैक करा था, ऐसा नहीं होता। लेकिन बेनीमारू कहता है ऐसा नहीं है, तुमने अपने ऑरा पे कंट्रोल नहीं करा और अगर ये अटैक उसको लगता तो वो पक्का मारी जाती। जो कि सुनने के बाद एल्विस यहाँ पे कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं हार गई, और मोमिजी भी यहाँ पे उदास होती है। फिलहाल तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है मेरी बेवकूफ डॉटर को माफ करना। एक्चुअली में ये मोमिजी की मॉम होती है जो कि बेनीमारू को हाई कह रही होती है। फिलहाल वो अपना नाम कायदे भी बताती है। अगली सीन में यहाँ पे बेनीमारू एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ बात करने आए थे ना कि लड़ाई करने, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन कायदे कहती है फिक्र मत करो यंग मैन, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ये शॉर्ट फाइट्स तो होती रहती हैं, मेरे ख्याल से तुम हेयर स्टाइल को यूज करते हो। अब ये सुन के बेनीमारू कहता है एक सेकंड, आपको कैसे पता? अरे हाँ मैंने नोटिस करा था, मोमोजी भी यहाँ पे हेयर स्टाइल को ही यूज कर रही थी, तभी आपको भी यूज करना आता है, मैं समझ गया। फिलहाल यहाँ पे कायदे बताती है कि जब वो यंग थी तो उन्होंने भी यहाँ पे हेयर स्टाइल को प्रैक्टिस करा था और उन्होंने यहाँ पे मोमोजी को ये सिखाया है। अब ये सुन के यहाँ पे बेनीमारू कहता है आपने ये कहाँ से सीखा? इस पे कायदे बताती है कि 3 साल पहले उनका एक मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था अराकी।
डायनेस्टी, और वो भी और क्लेस में रहते थे जहाँ पे बेनीमारू का जन्म हुआ है। कायदे ये भी बताती है कि उनके मास्टर के यंग चाइल्ड के साथ वो प्रैक्टिस करा करती थी, क्योंकि उस टाइम उसको शॉर्ट फाइट सीखने का शौक था। लेकिन अफसोस कायदे उस टाइम इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उनके ग्रैंड चाइल्ड को यहाँ पे नाम दे सके। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो उसको पसंद भी करा करती थी। अकारी ने उसको बताया था कि अगर वो किसी को नाम देगी जैसे उसके ग्रैंड चाइल्ड को, तो वो उसी टाइम वहीं पे मर जाएगी, क्योंकि उसके पास अभी इतने मैजिकल्स नहीं है। ये सुनकर यहाँ पे कायदे को काफी अच्छा लगा कि वो ग्रैंड चाइल्ड अभी भी जिंदा है। फिलहाल वो ये भी बताती है कि उसने उस ग्रैंड चाइल्ड से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी करा था, और लकीली वो मान भी गए थे। जिसपे बेनीमारू कहता है कि आप यहाँ पे हाकुरो समा की बात कर रहे हैं, जिसपे कायदे कहती है क्या उसको एक नाम मिल गया हाकुरो। बेनीमारू सोच रहा होता है कि कभी हाकुरो ने इसके बारे में उन्हें बताया क्यों नहीं। फिलहाल इसी सोच के साथ वो यहाँ पे चाय पी रहा होता है, और एल्विस को देख कर लग रहा था कि वो दुखी है क्योंकि उससे गलती हो गई। बाय द वे कायदे यहाँ पे कहती है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिरकार मेरी बेटी इन फ्यूचर तुम्हारी वाइफ बनने वाली है बेनीमारू। अब ये सुन के तो बेनीमारू अपनी चाय ही उलट देता है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और यहाँ पे मोमी जी भी कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हो, लेकिन कायदे उसको रोकते हुए कहती है मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम भी तो कह रही थी कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। इसमें मोमी जी कहती है कि मुझे पता है मॉम आपको ये लड़का पसंद आया, और मुझे पता है कि मेरे से पावरफुल भी है, लेकिन फिर भी आपने बताया था ना कि इस तरह से कुछ भी करना गलत होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं इनको इम्प्रेस करूँ और उसके बाद ही ऐसा कुछ हो। फिलहाल उसके अगली सीन में बेनीमारू और एल्विस वहाँ से विदा ले रहे होते हैं। बेनीमारू ये कह रहा होता है मुझे माफ करेगा कि मैं अभी आपको आंसर नहीं बता सकता, लेकिन इसके बारे में मैं सोच के बताऊंगा। इस पे कायदे कहती है कि वो उसकी रिप्लाई का वेट करेगी, और उसको पता है कि उसकी बिगड़ी हुई बेटी को बेनीमारू ही सुधार सकता है। फिलहाल लौटते समय एल्विस यहाँ पे बेनीमारू से कहती है कि देख लगता नहीं है कि कायदे समा के पास यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बचा होगा जीने का। लेकिन बेनीमारू कहता है एक्चुअली में ये सच है, क्योंकि कायदे समा ने यहाँ पे मोहम्मद जी को भी जन्म दिया है, और उस दुनिया में किसी को भी जन्म देने के लिए काफी ज्यादा मैजिकल चाहिए होते हैं। प्लस उन्होंने इसको नाम भी दिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कायदे को देखते हैं जो की कह रही होती है आखिरकार मेरे फाइनल वो बेनीमारू ही है, और अगर बेनीमारू ने मना कर दिया तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मोहम्मद जी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा नर्वस होती है, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं करी थी। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ये कह रही होती है कि जब तक तुम लोग हम लोग के काम में इंटरफेयर ना करो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इतनी रूड वॉइस में सुनने के बाद शॉन काफी गुस्से में लग रही थी, लेकिन रेमरू शॉन से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ वो ऐसा वैसा ना कर दे। रेमरू यहाँ पे ओमिजी को देखते हुए कहता है मुझे देख के ही मालूम पड़ रहा है कि काफी नर्वस है, जिसपे रेमरू कहता है कि वो उनकी बातें समझ गया है, बस वो विश करता है कि वहाँ पे जो भी लोग रहने जाएंगे ये लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करें। जिसपे यहाँ पे मोमोजी कहती है ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि माउंटेन हमारा अकेले का नहीं है, वहाँ पे अगर कोई और भी रहता है तो उनका भी हक बनता है, तो हम उनको परेशान नहीं करेंगे। फिलहाल रेमरू यहाँ पे बोलता है कि मैं पहले ही बता दूं हम लोग को तुम्हारे लैंड को लेने से कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि हम लोग तुम्हारे लैंड के पीछे पड़े हुए हैं। जिससे मोमोजी कहती है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस बात पे बिलीव कर लें। इस पे रेमरू हाँ कहता है। मोमोजी रिप्लाई करते हुए कहती है जबकि तुम उस क्राफ्टी डीमोलॉर्ड फ्रे के साथ मिले भी हुए हो, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बिलीव कर ले। जिस पे रेमरू रिप्लाई करता है मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हम एक टाइम आउट ले सकते हैं। जिसके बाद ये लोग ग्रुप बना के यहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर इसको ऐसा क्यों लगता है। रेमरू यहाँ पे सबसे पूछता है कि तुम लोग को क्या लगता है इसको और डीमन और फ्रे को एक दूसरे से क्या दिक्कत होगी। जिसपे यहाँ पे गेल्ट बताता है कि उसके ख्याल से इन लोग की जगह जो कि माउंटेन से वो बहुत ही टॉप पे जाता है, और हो सकता है कि डीमन और फ्रे ने कभी ना कभी ट्राई करी हो उस जगह को हड़पने के लिए, क्योंकि एट द एंड वो यहाँ पे आसमान की रानी है और उसको सबसे हाईएस्ट प्लेस चाहिए होगी। तभी यहाँ पे मोमोजी पीछे से कहती है कि तुम लोग वहाँ क्या डिस्कस कर रहे हो, मेरे को भी बताओ। मोमोजी यहाँ पे बताती है कि एक्चुअली में डीमन और फ्रे सॉसेज डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड को कब्जाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हम लोग उनके लिए काम करने वाले बने। अब रेमरू कहता है शायद से गेल्ट ने सही कहा था। तभी रेमरू को याद आता है कि सॉसेज डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड का जो यहाँ पे पेड़ है वो सबसे हाईएस्ट पेड़ है, मतलब सबसे ऊंचा पेड़, और ऑफ कोर्स ये बात है आसमान की रानी को सबसे ऊंची जगह पसंद होगी। वो बताता है सॉसेज डायनेस्टी, फिर डीमन और फ्रे की डायनेस्टी, और फिर इन लोग का माउंटेन्स। बहुत ही अजीब मिक्सचर है। फिलहाल जब मेरी और क्लेमेंट के यहाँ पे बीच में लड़ाई हो रही थी तब ये सब नॉर्मल था, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पर डीमलॉर्ड फ्रे और डीमलॉर्ड कैरियन ने डिसाइड करा कि वो लोग मिलियन के अंडर काम करेंगे। जिसके बाद से ये पूरा ही एरिया एक बहुत ही पावरफुल एरिया बन गया। एंड ऑफ कोर्स ये बात है क्योंकि सब लोग एक साइड है और ये लोग एक साइड है, तो ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते जिससे इन लोग के ऊपर खतरा बन रहा है। साथ साथ में जब यहाँ पे ओमजी ने कैरियन के ही एक इंसान को यानी कि एल्बिस को वहाँ देख लिया तो वो और घबरा गई होगी। अब मैं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे रेमरू गेल्ट से पूछता है कि इस टाइम डीमलॉर्ड फ्रे क्या कर रही है। इस पे गेल्ट रिप्लाई करता है कि डीमलॉर्ड फ्रे इस टाइम आपके जो भी यहाँ पे प्लान्स हैं उनसे बिल्कुल सहमत है और उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं। जिस पे रेमरू कहता है तो फिर हो गया डिसाइड। जो कि सुन के यहाँ पे मोमजी कह रही होती है क्या सच में मैं बेफिजूल में ही इतना चिंता कर रही थी। इसके अगले सीन में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर लेते हैं और फाइनल हो जाता है। ये बंदा यहाँ पे रेमरू को थैंक्स भी कह रहा होता है क्योंकि अब ये लोग एक दूसरे के किंगडम में रह सकते हैं। साथ साथ में ये बंदा कुछ लेटर्स को शोना को पकड़ाते हुए कहता है कि ये कायदे ने भेजे हैं। शोना इस लेटर को पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा होता है डियर सर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेटर सही कंडीशन में मिल जाए। फिलहाल वो कहती है कि मुझे ये सुन के बहुत ही खुशी हो रही है कि आप इस टाइम अलाइव हो और मुझे माफ कर दीजिए कि मैं
ना चाहते हुए काफी बीमार हूँ और आपसे मिलने में फिजिकली नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे डॉटर को यानी कि मोमी जी को अच्छे से ट्रीट करोगे। साथ साथ में मोमी जी ने ये भी कहा है कि वो पूरी ट्राई करेगी कि वो बेनीमारू को अपने लिए फंसा सके। जो कि सुनने के बाद मोमी जी कहती है ये लेटर मेरे को देना। मॉम ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया मेरे हिसाब से, मुझे माफ करना। एक्चुअली में हमें मालूम पड़ता है कि रेमरो के लिए लेटर कुछ और ही था और ये लेटर एक्चुअली में हाकुरो के लिए था। फिलहाल तभी वहाँ पे हाकुरो आता है और कहता है वेल वो अभी भी नहीं बदली, कायदे वैसी की वैसी ही है। वो मोमी जी के हाथ से वो लेटर लेता है और कहता है इसमें लिखा हुआ है कि अपनी नासमझ बेटी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी हाकुरो के पास ही है और वही उसे सुधार सकता है। साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है उसमें कि मोमो जी की जिम्मेदारी अब कायदे अपने बिलव्ड हस्बैंड यानी कि हाकुरो पे सौंप रही है। और हाकुरो कहता है इसका मतलब अभी भी वो मेरे को पसंद करती है, वो सच में नहीं बदली। वेल ये मेरे को एक्सेप्ट भी करना होगा। एट द एंड मोमो जी मेरी बेटी है। मोमो जी कहती है एक सेकंड, क्या इसका मतलब आप मेरे फादर हो? इस पे हाकुरो कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। और ये सुन के मोमो जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने रियल फादर से नहीं मिली थी। जिसके बाद वो तुरंत से ही अपने फादर को हक करते हुए कहती है कि वो हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। पहले हाकुरो कहता है चलो बेटी अब ये तुम्हारा काम है कि तुम यहाँ पे यंग मास्टर यानी कि बेनीमारू को अपने प्यार में गिरा लो। अब ये सुन के तो रिमरू और बेनीमारू कहते हैं एक सेकंड क्या? बेनीमारू यहाँ पे हाकुरो से कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? इस पे हाकुरो कहता है यंग मास्टर क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? वो मेरी बेटी है आपको पता है ना। हाकुरो कहता है कुछ टाइम पहले तक तुमको पता नहीं था कि तुम्हारी कोई बेटी भी है और अब तुम एक रियल फादर तरह ट्रीट कर रहे हो उसे। फिलहाल शोना कहती है अब मुझे समझ में आया कि वो लेटर किस बारे में था। एक्चुअली में एल्बिस ने बेनीमारू को एक लेटर लिखा था जो कि शोना ने पढ़ लिया था। उसमें लिखा हुआ था कि एल्बिस यहाँ पे मोमो जी से जीतेगी और वो मोमो जी की जगह बेनीमारू की वाइफ बनेगी। अब ये सुनने के बाद तो बेनीमारू कहता है ये सब क्या हो रहा है? और रिमरू पूछता है तुम ठीक तो हो? लेकिन अगले सीन में बेनीमारू की आत्मा उसका शरीर छोड़ के जा रही होती है। इसका मतलब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गेल्ट कहता है मुझे नहीं पता था कि बेनीमारू जी इस तरह की चीजों में कच्चे होंगे। फिलहाल रिमरू कहता है कि इस तरह की चीजें तो मैं समझ ही नहीं सकता। फिलहाल यहाँ पे लड़कियों के बीच फेमस होना मुश्किल तो होता ही है ना बेनीमारू? लेकिन तभी यहाँ पे गोप्ता कहता है आप ही कैसे कह सकते हो, आपकी भी हालात तो सेम ही है। और हम लोग यहाँ पे शोना और शॉन को देखते हैं, साथ साथ में डियाब्लो को भी। रिमरू कह रहे होता है शायद से तुम कुछ गलत समझ रहे हो। फिलहाल यहाँ पे काबरू कहता है कि बेनीमारू सच में काफी लड़कियों में फेमस है। इनफैक्ट उसकी सिस्टर की जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो भी बेनीमारू के पीछे पड़ी हैं। अब ये सुन के सोई कहता है क्या सोका की फ्रेंड्स? जिस पे आप एक गाबिरू कहता है आपने बिल्कुल सही समझा, पहले वो आपके पीछे थी लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि सोका आपको पसंद करती है तो वो लोग बेनीमारू के पीछे चली गई। जो कि सुन के गोप्ता कहता है क्या सच में? ये तो एक हारिम है। और गाबिरू कहता है तुमने सही कहा। जिसके बाद रिमरू यहाँ पे इमेजिन करता है कि एल्बिस भले ही कैसी भी हो लेकिन वो यहाँ पे डिपेंडेंट और काफी सुंदर भी है। अब तो मुझे बेनीमारू से जेलसी हो रही है। फिलहाल तभी सो यहाँ पे कहता है कि बेनीमारू बाहर से जितना भी टफ लगे वो इन मैटर में काफी ज्यादा कच्चा है। बाय द वे हम लोग यहाँ पे इन तीनों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं हम तीनों तो यहाँ पे गाबिरू समो को ही प्रेस करेंगे हमेशा। और ये सुन के गाबिरू कहता है शुक्रिया तुम लोग का, लेकिन मुझे लड़कों की जरूरत नहीं थी। फिलहाल गाबिरू कहता है सच में लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, अब मेरे जैसे ड्रैगन के लिए तो और भी मुश्किल। लेकिन तभी यहाँ पे सोई कहता है कि उसका मानना बिल्कुल अपोजिट है कि लड़कियों को अट्रैक्ट करना काफी इजी होता है। और वो एग्जाम्पल के लिए उस फीमेल नाइट का एग्जाम्पल देती है जो कि हिनाता के साथ आई थी। अब ये सुन के गाबिरू, गेल्ड और गोप्ता सोई से टिप्स मांगने लग जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रिमरू भी बोल रहा होता है क्या सच में? मुझे भी बताओ। लेकिन तभी शोना यहाँ पे रिमरू को उठाते हुए कहती है आप मजाक कर रहे हो ना? फिलहाल रिमरू पूछता है तो फिर बेनीमारू तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसे बेनीमारू कहता है वेल मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन हाँ मैं कोई हारिम नहीं बनाना चाहता, मेरे लिए वन एंड ओनली ही होनी चाहिए। जो कि सुन के यहाँ पे मोमो जी खुश लग रही थी। जिसके बाद वो बेनीमारू से कहती है तो फिर ठीक है मैं एल्विस के साथ यहाँ पे वर्सेस करूंगी और वहाँ पे जीत के मैं आपकी वाइफ बनूंगी। जो कि सुन के बेनीमारू कहता है शोना अब तुम ही समझाओ इसको। लेकिन शोना यहाँ पे रिमरू से पूछती है कि उसका क्या ख्याल है। इस पे रिमरू कहता है कि अगर कुछ ऐसी बात की लड़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक कोई किसी की जान के पीछे ना पड़ जाए। इस पे शोना कहती है तो फिर ठीक है हम समझ गए। और श्योन और शोना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। श्योन कह रही होती है शोना तैयार हो जाओ, मैं बिल्कुल भी आसान तरीके से नहीं जाने वाली। लेकिन शोना कहती है तुम भी तैयार हो जाओ श्योन, मैं तुम्हें पक्का हराऊंगी। और रिमरू कह रहा होता है ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं, बात तो बेनीमारू की हो रही थी। फिलहाल रिमरू कहता है तो कुछ इस तरह से हमारे इस छोटे से नेशन में एक नई प्रथा चल गई जिसका नाम था बैटलफील्ड ऑफ लव। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब को दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।